Hello students, welcome to Dronacharya IAS YouTube channel. This is Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs for 30th December 2021. आज इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो शुरुआत करते हैं हम आज की हमारी पहली न्यूज़ के साथ. तो इंडिया में लगातार कोविड-19 इन्फेक्शन केसेस के जो नंबर हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं. कल दिसंबर 29 को इंडिया में 13,187 केसेस रिकॉर्ड किए गए और अगर हम इसे पिछले वीक से कंपेयर करें तो इस हफ्ते में 77% राइज हमें कोविड इन्फेक्शन के केसेस में देखने के लिए मिला है. केरला लगातार 19 दिसंबर से लेकर अभी तक केरला के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस हैं कोविड-19 के. हाउएवर अगर हम डिस्ट्रिक्ट पैटर्न देखें केरला के अंदर तो वहाँ पे अब जो राइजिंग ट्रेंड है वो डिक्लाइन कर रहा है. जो नंबर ऑफ़ केसेस नए आ रहे हैं उसका ट्रेंड डिक्रीज़ कर रहा है. बट फिर भी अगर हम एक्टिव केसेस देखें तो एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया केरला में इस वक्त कोविड-19 के सबसे ज़्यादा केसेस हैं, फॉलोड बाय महाराष्ट्र. और ये भी देखा गया है कि जो इन्फेक्शंस हैं वो मेनली जो इंडिया के अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ पे ज़्यादा क्लस्टर हो रही हैं. फॉर एग्जांपल मुंबई, पुणे, थाने, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली. तो इंडिया के प्रोमिनेंट अर्बन सेंटर्स के अंदर कोविड-19 के केसेस का राइज काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है. अर्बन सेंटर्स में भी मुंबई सबसे ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड कर रहा है, फॉलोड बाय दिल्ली, देन बेंगलुरु एंड चेन्नई. नाउ ये जो राइज हमें देखने के लिए मिला है इन्फेक्शन में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ द कोविड-19. नाउ ओमिक्रॉन वेरिएंट एज इट इज़ हाईली ट्रांसमिसिबल वेरिएंट ऑफ कोविड-19 तो उसका इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है. कोविड-19 इन्फेक्शन को लेकर इवन WHO ने वार्न किया है कि ये बेसिकली एक सुनामी लाइक सिचुएशन बन गई है जिसके अंदर ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट की वजह से जो कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं ये हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर और प्रेशर इंड्यूस करने वाले हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड है. WHO ने इसे ट्विन थ्रेट रेफर किया है जहाँ पे ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट की वजह से जो हमारे ग्लोबल केसेस हैं वो 11% राइज कर चुके हैं और जबकि यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस दोनों ही जगहों पे हमें हर दिन रिकॉर्ड न्यू केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं. ऑल्सो WHO ने अपना टारगेट मेंशन किया कि वो चाहते हैं कि 40% जो पॉपुलेशन है हर एक कंट्री की बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो वैक्सीनेट हो जाए, फुल्ली वैक्सीनेट हो जाए. और उनका टारगेट है कि बाय द मिडल ऑफ 2022 70% कवरेज हमारी टोटल वैक्सीनेशन की कवर हो जाए. लेकिन WHO ने अनाउंस किया कि इसके 194 मेंबर स्टेट्स में से 92 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि इस साल का 40% टारगेट भी मिस करने वाले हैं. अलॉन्ग विद दिस WHO ने कुछ रिचर कंट्रीज़ को भी स्लैम किया. उन्होंने रिचर कंट्रीज़ को एक्यूज़ किया कि वो ऐसे वेपन्स जो कि हमें हेल्प करेंगे कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए उसकी हॉगिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर एक नेशनलिज्म, रादर नैरो नेशनलिज्म एंड द होर्डिंग ऑफ हेल्थ टूल्स, फॉर एग्जांपल मास्क, थेराप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक्स एंड वैक्सीन्स. इसकी वजह से हमारे पास एक आइडियल सिचुएशन बन चुकी है विच हैज़ लेड टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू वेरिएंट्स. कोविड-19 केसेस को लेकर इंडिया के जीनोमिक सीक्वेंसिंग सेंटर जिसका नाम है इंडियन सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 जीनोमिक सीक्वेंसिंग कंसोर्शियम, इन्होंने अपने डाटा के अंदर ये बताया है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इट हैज़ वेरी हाई इम्यून एस्केप पोटेंशियल. मतलब ये बहुत इजीली हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एस्केप करके एंटर कर सकता है या फिर इन्फेक्शन कर सकता है. लेकिन साथ ही में जो अभी तक के एस्टिमेट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से जो इलनेस है उसकी सिवियरिटी काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस आउटब्रेक्स ऑफ कोविड इन्फेक्शन इन इंडिया. एंड हमें जो ग्लोबली भी देखने के लिए मिल रहा है इट हैज़ शोन दैट कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसने जो वैक्सीन है इसकी एबिलिटी टू फाइट विद द इन्फेक्शन. ऑल्सो अगर किसी पर्सन को प्रायर इन्फेक्शन की वजह से बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बने हुए हैं, इन सब का रिस्पॉन्स हमें, इन सब की एबिलिटी टू फाइट विद दिस इन्फेक्शन हैज़ डेफिनेटली रिड्यूस्ड. तो आज के न्यूज़पेपर में कोविड-19 इन्फेक्शन को लेकर ये सभी न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, RBI ने
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज़ की है। तो आज के पेपर में इस रिपोर्ट की जो मेन हाइलाइट्स हैं उन्हें यहाँ पे बताया गया है। लेकिन इससे पहले ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्या है वो समझते हैं, एंड देन वी विल सी कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बताया गया है। तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को पब्लिश किया है। ये एक बाय एनुअल रिपोर्ट है, मतलब एक साल में 2 बार आरबीआई इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। अभी इसका एक पब्लिश आया है दिसंबर मंथ में, इसी साल इसकी एक और रिपोर्ट जून मंथ में भी आई थी। ये जो रिपोर्ट है वो इंडिया के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की रेजिलियंस को शो करता है। एंड दिस इज़ बेसिकली द असेसमेंट डन बाय अ सब कमेटी अंडर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आरबीआई के अंदर एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है जो हेड किया जाता है बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो इनकी असेसमेंट को कि किस तरह इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कितना रिजिलियंस है, इस पूरे पैरामीटर्स को शो किया जाता है इन द रिपोर्ट विच इज़ कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। आरबीआई की इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में, जिसमें इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर असेसमेंट की गई है, सबसे पहला पैरामीटर जो यहाँ पे डिस्कस हुआ है दैट इज़ द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नाउ सबसे पहले हमें मतलब क्लियर होना चाहिए कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते क्या हैं, ताकि इस रिपोर्ट के अंदर जो असेसमेंट की गई है वो हमें क्लियरली समझ आ सके। इससे पहले भी जो वीडियो आई है उसके अंदर हमने समझा था कि एनपीए क्या होते हैं। एक बार जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं ताकि ये पूरी की पूरी रिपोर्ट हमें अच्छे से समझ आ सके। नाउ क्विकली, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है इसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझते हैं। सपोज बैंक है, बैंक से हम पैसे लेते हैं इन टर्म्स ऑफ लोन, तो बैंक यहाँ पे क्या हो गया, बैंक हमारा लेंडर हो गया जो कि हमें मनी लेंड कर रहा है, और जो पर्सन मनी लेने गया है इन टर्म्स ऑफ लोन वो बोरोअर हो गया। तो बैंक लोन दे रही है, इसके बदले में जो बोरोअर है वो बैंक को इंटरेस्ट देता है, राइट। तो लोन बेसिकली बैंक के लिए क्या हो गया, एक एसेट हो गया, एक कमाई का साधन हो गया। इस लोन के लिए बैंक को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक की इनकम जनरेट होगी। लेकिन अगर बोरोअर अपना इंटरेस्ट पे करना बंद कर दे तो ऐसे केस में क्या होगा, जो लेंडर है, जो बैंक है, द बैंक विल लूज द मनी, और ऐसे लोन को कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो इंडिया का बैंकिंग सेक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा सीरियसली अफेक्टेड है विद द केसेस ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सो बेसिकली एनी एसेट which stops giving return to its investor for a specified period of time, it is known as non-performing asset NPA. Generally ये जो specified period of time होता है ये 90 days है in most of the countries and across various lending institutions as well. However, it is not a thumb rule. It may vary with various terms and conditions which are agreed by the financial institution as well as the borrower. However, 90 days का जो पीरियड है ये सबसे ज़्यादा जनरल स्पेसिफाइड पीरियड हमें देखने के लिए मिलता है। सपोज करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लेट्स से 10 करोड़ रुपीज़ दिए एक कंपनी को। कंपनी लगा लीजिए किंगफिशर एयरलाइंस हैं और उनको एसबीआई ने 10 करोड़ रुपए दिए, और जब लोन दिया तो उन दोनों ने एग्री किया कि जो कंपनी है वो बैंक को 10% इंटरेस्ट रेट देगी। नाउ सपोज कीजिए कि इनिशियली सब कुछ ठीक था, मार्केट फोर्सेस भी किंगफिशर एयरलाइंस के साथ काम कर रही थी एंड द कंपनी वाज एबल टू रिटर्न द इंटरेस्ट अमाउंट। लेकिन बाद में लेट्स से ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो कंपनी है नाउ इट इज़ नॉट एबल टू पे द इंटरेस्ट रेट, और ऐसा होते होते 90 डेज हो चुके हैं कि कंपनी ने बैंक को इंटरेस्ट पे नहीं किया। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो लोन एसबीआई ने लेट्स से इस कंपनी को दिया है इट्स अ गुड केस विच कैन बी कंसिडर्ड फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और एनपीए को लेकर आरबीआई की जो डेफिनेशन है उसमें भी यही कहा गया है, एन एसेट इंक्लूडिंग अ लीज्ड एसेट बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग व्हेन इट सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक। एंड आरबीआई ने जो पीरियड स्पेसिफाई किया है दैट इज़ ऑफ 90 डेज, राइट। सपोज हमारे पास कोई इंटरेस्ट है जिसकी ओवर ड्यू हो चुकी है पेमेंट फॉर मोर देन 90 डेज, उसको आप एनपीए
के अंदर रेफ़र कर देंगे। लेट्स से कोई अकाउंट है जो कि आउट ऑफ ऑर्डर है इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, तो उसको भी एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाएगा फॉर 90 डेज़। कोई बिल है जो कि ओवर ड्यू है, 90 डेज़ हो चुके हैं इन केस ऑफ बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड। यहीं पे अगर हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं, तो अगर 2 क्रॉप सीजन चले गए और इंस्टॉलमेंट या फिर प्रिंसिपल पे नहीं हुआ है, तो उसे भी एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए लोन लिया हुआ है और 1 क्रॉपिंग सीजन हो चुका है और इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट नहीं आया, तो उसे भी एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो अगर डेज़ की बात हो रही है तो 90 डेज इज़ फिक्स फॉर ऑल दी अदर थिंग्स। और अगर हमारे पास एग्रीकल्चरल लोन है जो कि क्रॉप बेस्ड है, तो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के ऊपर है तो 2 क्रॉप सीजन का ड्यूरेशन दी जाएगी, और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के ऊपर है तो 1 क्रॉप सीजन की ड्यूरेशन दी जाएगी। इसके बाद हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट को 3 कैटेगरीज़ के अंदर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन बेसिकली बेस्ड है ऑन द पीरियड टू विच अ लोन हैज़ रिमेन्ड एनपीए। कितने टाइम के लिए लोन जो है वो एनपीए रह चुका है, उसको लेकर ये 3 हमारे पास क्लासेस आती हैं। सबसे पहले आता है सब स्टैंडर्ड एसेट। तो लेट्स से कोई भी लोन जो एनपीए बन चुका है, एनपीए कैसे बनेगा? अगर 90 डेज हो चुके हैं और इंटरेस्ट की पेमेंट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट दोबारा बैंक के पास नहीं आया, तभी वो क्या बन जाएगा? एनपीए। तो कोई भी लोन एनपीए बन चुका है फॉर लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, तो एनपीए बने हुए 12 मंथ या फिर 12 मंथ से कम का अगर टाइम हुआ है, तो उसे कहा जाता है सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट के बाद आता है डाउटफुल एसेट। सपोज कोई ऐसा लोन है जो कि सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में आ रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो मतलब पहले अगर एनपीए 12 महीने तक था तो उसे कहा गया सब स्टैंडर्ड एसेट, बट अगर कोई एसेट 12 मंथ से सब स्टैंडर्ड एसेट है तो उसे कहा जाएगा डाउटफुल एसेट। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, पहले एसेट से बन गया एनपीए, एनपीए से बन गया सब स्टैंडर्ड एसेट, और अब वो सब स्टैंडर्ड एसेट बन जाएगा डाउटफुल एसेट की काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। लास्टली आता है लॉस एसेट, जहाँ पे जो हमारा एसेट है उसका जो लॉस है वो बैंक ने या फिर लेट्स से आरबीआई ने आइडेंटिफाई कर लिया है। हाउएवर देयर इज सम वैल्यू रिमेनिंग, अभी भी बैंक को उसका पूरा पैसा नहीं मिला है, देयर इज सम वैल्यू रिमेनिंग इन इट, सो देयरफॉर दैट लोन इज नॉट कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। तो ऐसे लोन को कहा जाता है लॉस एसेट। तो ये कुछ बातें आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए जो कि आपके एनपीए को लेकर इंपॉर्टेंट हैं। वैसे भी ये टॉपिक्स आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं, इस वीडियो में हम सिर्फ इसको कवर कर रहे हैं ताकि हमें क्विकली रिवाइज हो जाए कि एनपीए है क्या, ताकि जो रिपोर्ट है वो हमें अच्छे से समझ आ सके। अच्छा जी, इसके बाद हमारी इस रिपोर्ट के अंदर ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट टर्म यूज़ की गई है, GNPA। तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है? This is basically the sum of all the loans that has been defaulted by the individuals who has acquired loan from the financial institution. Total कितने ऐसे लोन हैं जो कि डिफ़ॉल्टेड हैं, उन सब का टोटल अगर हम मिलाएं तो वो बनता है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हाउएवर अगर हम इस टोटल में से जो प्रोविजन अमाउंट है उसको डिडक्ट कर दें तो हमारे पास बनता है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है जी, तो अगर टोटल लेकर चल रहे हैं तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और इस टोटल में से अगर हम प्रोविजन अमाउंट माइनस कर दें तो वो बनता है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नाउ लेट्स क्विकली सी कि इसको लेकर हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में आरबीआई ने क्या कहा है। नाउ आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, इनकी जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट वैल्यू है, दिस कैन इंक्रीज up to 9.5% in case of severe stress scenario। इसे कंपेयर किया गया है इस साल के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट से जो कि 6.9% रिकॉर्ड किया गया है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा, इसी तरह की बेसलाइन सिचुएशन रही, तो ये इंक्रीज कर सकता है टू 8.1%, बट इन केस ऑफ सिवियर स्ट्रेस दिस कैन इंक्रीज अप टू 9.5%। ये आरबीआई ने अपनी इस रिपोर्ट के अंदर इंडिकेट किया है। इसी रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया है कि जो हमारे बैंक्स हैं, इनके पास इतना सफिशिएंट कैपिटल है कि वो ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर इस पूरी चीज़ को मैनेज कर सके। हाउएवर एक स्ट्रेस हमारे MSMEs भी फेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर ना, ताकि सब कुछ गुड्स रहें हमारे इकोनॉमी के लिए।
फॉर दैट सस्टेनेबल रिकवरी वी वांट कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है और जो प्राइवेट कंजम्पशन है ये दोनों के दोनों इंक्रीज़ करें। अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 पैंडमिक के बाद हमारी ये दोनों ही चीज़ों में काफ़ी बड़ा हिट मिला है। साथ ही में जो इन्फ्लेशन है ये बहुत बड़ा कंसर्न है जो कि लगातार कॉस्ट प्रेशर इंड्यूस कर रहा है, जिसको लेकर आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि वी नीड स्ट्रॉन्गर सप्लाई साइड मेजर्स, ताकि एटलीस्ट हम जो फूड और एनर्जी प्राइसेस का जो फ्लक्चुएशन है एटलीस्ट इसे कंट्रोल कर सकें। साथ ही में जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था, हमारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहे हैं इसका अगर हम पैंडमिक का इम्पैक्ट देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा रिजिलियंट रहे हैं, स्टेबिलिटी भी इन्होंने शो की है इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। और इसको लेकर आरबीआई की भी जो पॉलिसीज़ थी, जो रेगुलेटरी सपोर्ट थी, इस सब ने हमारे इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया टू ओवरकम द इम्पैक्ट ऑफ कोविड। ना अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें जो कि आफ्टर द सेकेंड हाफ ऑफ 2020 रिकवर करना शुरू कर रही थी, उसका भी मोमेंटम ख़त्म हो चुका है बिकॉज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ ओमिक्रॉन और जो लगातार केसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ साथ वी आर सीइंग कि ग्लोबल लेवल पे सप्लाई डिसरप्शन चल रही है, जो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, मॉनेटरी पॉलिसी हर एक कंट्री अपने अपने हिसाब से चेंज कर रही है। तो इसको लेकर एक ग्लोबल लेवल पे जो पेस थी इकोनॉमिक ग्रोथ की वो भी काफ़ी कम हो चुकी है। अगर हम इंडिया की बात करें तो डेफिनेटली जो वैक्सीनेशन थी और उसके अंदर जो इंक्रीज़ हमें देखने के लिए मिला, इसने इंडिया की इकोनॉमी की रिकवरी को डेफिनेटली सपोर्ट किया। बट अगैन अब फिर से बिकॉज ऑफ द ओमिक्रॉन हमारे पास स्लोइंग पेस हमें देखने के लिए मिल रहा है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ का। सो आफ्टर डिस्कसिंग दिस हमारी इस रिपोर्ट के अंदर दो इंडिकेटर्स की और बात की गई है। वन इज़ कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो एंड द अदर वन इज़ प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। तो उसको लेकर पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं एंड देन विल सी कि इस रिपोर्ट में इन दोनों पैरामीटर्स को लेकर क्या कहा गया है। नाउ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या फिर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो की अगर हम बात करें, कल की वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, आज इसे क्विकली ओवरव्यू कर लेते हैं। तो ये बेसिकली ये जो रेशियो है ये सेंट्रल बैंक तय करता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट का बेसिस ये है कि ऐसा ना हो कि जो बैंक है वो एक्सेस लिवरेज लेना शुरू कर दे और अल्टीमेटली इस प्रोसेस में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, ताकि बैंक के पास रिस्क को अवेट करने के लिए कुछ कैपिटल पड़ा हो। तो इसे कहा जाता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो, राइट। इसके बाद आती है हमारे पास प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। ये वो परसेंटेज है जो कि बैंक्स साइड में रखते हैं फॉर कवरिंग दी प्रोस्पेक्टिव लॉस ड्यू टू बैड लोन्स, कि अगर हमारे पास लेट्स से इतने बैड लोन्स हो जाते हैं तो उसका लॉस को रिकवर करने के लिए हमारे पास इतने फंड्स हैं। तो इसे कहा जाता है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, ठीक है जी। तो इन दोनों पैरामीटर्स को लेकर हमारी इस रिपोर्ट के अंदर भी कुछ इंडिकेट किया गया है। सो आरबीआई की इस रिपोर्ट ने कहा कि हमारा कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो हमारे बैंक्स की है, इट हैज़ रोज टू द न्यू पीक ऑफ 16.6%। हमारा कैपिटल एडिक्वेसी जो रेशियो है वो इंक्रीज हो चुका है टू 16.6%, विच इज़ अ गुड थिंग। इसका मतलब ये है कि हमारी जो बैंक्स की क्रेडिट ग्रोथ है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। साथ ही में हमारी जो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो है, ताकि बैड लोन्स से रिकवर करने की जो रेशियो है वो भी 68.1% रिकॉर्ड की गई है सितंबर 2021 में। तो ये कहीं ना कहीं एक हमारे बैंकिंग सिस्टम की जो स्ट्रेंथ है उसे शो कर रहा है। सो ये हमारी जो आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी, ये इसके मेजर आउटटेक्स हैं। आगे बढ़ते हैं। सो आरबीआई ने ये इंडिकेट किया है कि ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना इस साल का फिस्कल डेफिसिट टारगेट शायद पूरा ना कर सके। इस साल के लिए फिस्कल डेफिसिट टारगेट को 6.8% रखा गया है फॉर द जीडीपी। एंड क्योंकि गवर्नमेंट की जो ग्रॉस बोरोइंग है वो लगातार काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इसको लेकर आरबीआई इज़ डाउटिंग द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू कंटेन द फिस्कल डेफिसिट एट 6.8%। तो इसीलिए इस पूरे न्यूज़ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टू नो व्हाट इज़ फिस्कल डेफिसिट। ऑल्दो ये टॉपिक आप काफ़ी डिटेल में अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में पढ़ते हैं, बट फिर भी क्योंकि फिस्कल डेफिसिट को लेकर न्यूज़ आई है तो क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें, ये पूरा कॉन्सेप्ट दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है एंड गवर्नमेंट का टोटल इनकम कितना है, रिसीट कितनी है। सो बेसिकली इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर
एंड इट्स टोटल रिसीट, और इसके अंदर आप बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट? सो डेफिसिट कब होगा? जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द रेवेन्यू दैट द गवर्नमेंट हैज़ जनरेटेड। तो अगर इनकम कम और एक्सपेंडिचर ज़्यादा, तो ऐसे केस के ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। सो फिस्कल डेफिसिट को अगर फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना हो तो वी कैन से टोटल एक्सपेंडिचर, और इस एक्सपेंडिचर के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आ जाते हैं। इसमें से माइनस हम किसे करेंगे? हमारे इनकम को। सो द रेवेन्यू रिसीट, हमने कहीं पे लोन दिया है तो अगर उस लोन की हमने रिकवरी की है वो भी हमारी इनकम के अंदर इंक्लूड होगा अलॉन्ग विद द अदर कैपिटल रिसीट। लेकिन अगर हमने कहीं से लोन लिया है तो वो लिया हुआ लोन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। यहाँ पे याद रखिए, लोन की रिकवरी को इनकम साइड में इंक्लूड किया जाता है, बट अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया तो उसे इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इसीलिए फिस्कल डेफिसिट, अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू द इनकम। तो इसी पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर आरबीआई ने अपना कंसर्न बताया है कि मुश्किल लग रहा है कि गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट 6.8% तक कंसोलिडेट कर सके। आगे बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ भी आरबीआई से ही रिलेटेड है। सो आरबीआई ने ये क्लैरिफाई किया है कि ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इन्हें किसी भी तरह के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है फॉर द परचेज और ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया। अगर ये इंडिया में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसके लिए किसी भी तरह के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर, एग्रीकल्चरल लैंड या फिर फार्म हाउस या प्लांटेशन प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हैं तो आपको अप्रूवल के थ्रू होकर गुजरना पड़ेगा। सो अगर एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, फार्म हाउस नहीं है, प्लांटेशन प्रॉपर्टी नहीं है, और कोई ओसीआई अगर वो बाय कर रहा है, परचेज कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में इनको किसी भी तरह की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आरबीआई ने अपनी क्लैरिफिकेशन एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को लेकर की गई है, और यहाँ पे 2 एक्ट्स को मेंशन किया गया है, फेरा एंड फेमा। तो क्विकली एक बार समझ लेते हैं कि ओसीआई क्या होते हैं, एंड ओसीआई समझने के बाद ये दोनों एक्ट्स क्या हैं। तो इस न्यूज़ में क्लियरली ओसीआई टर्म मेंशन है। ओसीआई इज़ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर किसी भी पर्सन को ओसीआई तब डिक्लेयर करेगी इफ़ दैट पर्सन वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950। अगर कोई पर्सन 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद इंडिया का सिटीजन है तो वो ओसीआई के अंदर आएगा, या फिर द पर्सन वॉज एलिजिबल टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। पहली बात तो ये। सेकेंडली, अगर वो पर्सन is a child or a grandchild of such person who was eligible or was a citizen of India on 26 January 1950, तो ऐसे पर्सन को OCI डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ नोट करनी है कि OCI कार्ड रूल्स के तहत वो एप्लीकेंट OCI के लिए एलिजिबल नहीं है जिसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स कभी भी पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश के सिटीज़न थे। ये जो कैटेगरी है इसे इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने इन 2005, जिसके अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश के अगर उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स सिटीज़न थे तो उसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। इसको लेकर एक रीसेंट डेवलपमेंट और भी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैटेगरी को मर्ज कर दिया था विद OCI इन 2015। OCI के अलावा एक और टर्म हम बहुत कॉमनली सुनते हैं और बोलते हैं, दैट इज NRI। NRI मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन। इसका मतलब ये है कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इंडिया से बाहर रह रहा है लेकिन ही और शी इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का सिटीजन है लेकिन इंडिया से बाहर रह रहा है, और बाहर रहते हुए 183 डेज हो चुके हैं। एक फाइनेंशियल ईयर के टोटल 183 डेज वो इंडिया से बाहर रहा, तो ऐसे पर्सन को आप नॉन रेजिडेंट इंडियन कह सकते हैं। नाउ NRIs जो होते हैं दे एंजॉय देयर वोटिंग राइट्स एंड दे हैव टू पे एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न एज वेल, जस्ट लाइक एनी अदर रेजिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर किसी NRI ने फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ली तो उनकी इंडिया की सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डुअल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं करता। फिर फॉरेनर कौन होते हैं? तो फॉरेनर को डिफाइन कर सकते हैं हम बाय फॉरेनर्स एक्ट 1946। तो फॉरेनर वो है द पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उन्हें हम कहते हैं फॉरेनर। तो
तो जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं और पॉलिटी में भी जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो यू सी कि देयर आर सर्टेन राइट्स विच आर गारंटीड टू बोथ citizens as well as foreigners, and yet there are some rights who are only guaranteed to citizens. तो I would request कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद रिवाइज कीजिएगा कि वो कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो कि सिटीजन्स के पास भी हैं और फॉरेनर्स के पास भी हैं, और वो कौन से राइट्स हैं जो कि एक्सक्लूसिव हैं ओनली टू द सिटीजन्स, राइट? तो ये बेसिकली क्योंकि OCI न्यूज़ में था तो उससे जुड़े हुए जो और टर्म्स हैं हमने उन्हें क्विकली रिवाइज कर लिया। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट RBI ने दी है, दिस इज रिलेटेड टू द फॉरेनर्स और द OCI बाइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया। इसको लेकर इंडिया के अंदर दो एक्ट्स की बात यहाँ पे हुई है, फेरा 1973 एंड फेमा 1999। तो ये दोनों क्या हैं, बहुत ही ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सो फेरा इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, एंड जो फेमा है दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेरा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये 1973 में आता है, लेकिन इसके बाद इसको रिप्लेस करके, इसको रिपील करके आता है फेमा विच इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो बेसिकली फेरा रिपील होता है और उसको सक्सीड करता है फेमा। अगर हम इन दोनों के बेसिक डिफरेंस को देखें तो फेरा का जो नोशन था वो ये था कि जो फॉरेन एक्सचेंज है इट इज़ अ वेरी स्कार्स रिसोर्स, इट इज़ अ रेयर रिसोर्स, और इतना ओपननेस हमें फेरा को लेकर नहीं था। लेकिन अगर हम फेमा देखें तो फेमा का जो नोशन है दैट इज़ दैट फॉरेन एक्सचेंज इज़ बेसिकली एन एसेट, जिसकी वजह से जो फेमा है इट हैज़ फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फॉर इंडिया एंड इट हैज़ प्रमोटेड द फॉरेन पेमेंट्स एंड फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। लेकिन अगर इससे पहले जो फेरा था इट काइंड ऑफ बिल्ट सो मैनी रेगुलेशंस और बहुत ही स्ट्रिक्टर रॉम्स के साथ ये फॉरेन पेमेंट्स को रेगुलेट कर रहा था। तो दोनों के नोशंस में बहुत फ़र्क है। फेरा वाज मोर क्लोज्ड इन अप्रोच और जो फेमा है वो फॉरेन एक्सचेंज को एक एसेट मानकर जो अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है और जो एस्पेक्ट्स हैं वो काफ़ी वाइड हो जाते हैं फेमा में। फेरा वाज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, लेकिन अगर हम फेमा की बात करें, फेमा इज़ अबाउट मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आप दोनों वर्ड्स का डिफरेंस देखें, एक तरफ बोला जा रहा है रेगुलेशन और एक तरफ कहा जा रहा है मैनेजमेंट। तो दोनों की अप्रोच में बहुत डिफरेंस है। एक और बड़ी चीज़ अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ये थी कि अगर फेरा का कोई भी वायलेशन करता है रूल्स में तो पहले उसे क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर किया जाता था, लेकिन फेमा के अंडर अगर कोई फेमा रूल्स को वायलेट करता है तो उसे सिविल ऑफेंस माना जाता है। सो इन दोनों की जो नेचर है, जो फेमा है इट इज़ मोर ओपन फॉर द फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। इसको आप और डिटेल में पढ़ेंगे इंडियाज़ इकोनॉमी के अंदर, फेरा, फेमा, और बाद में आपने FCRA भी कल की वीडियो में देखा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर NGOs को आ रही है तो वो कैसे मैनेज होती है। तो ये क्विक ग्लैंस था, इसको आप डिटेल में आपकी इकोनॉमी की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। हमने इस वीडियो में आज की द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को डिस्कस किया, स्पेशली फ्रॉम UPSC पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। Thank you so much for watching. Thank you.